ऑलराइट, सो आज हम कर रहे हैं पार्ट डी। एंड ये पार्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग का। MA 1 का जहाँ तक कोर्स अभी हमने पढ़ा है वो काफ़ी बेसिक लेवल का था। उसमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज एंड की टर्म्स वगैरह ही हमने अभी तक पढ़ी हैं। जो प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग है वो इस पार्ट से स्टार्ट हो रही है। एंड दिस इज द सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस एरिया। एंड यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 5 चैप्टर्स हैं, तो अभी तक हम ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कोर्स कवर कर चुके हैं। And now we are going to look at the remaining half. And remaining half जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल है as compared to the previous part, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ जो आपने अभी तक सीखा है वो सब हम यहाँ पर अप्लाई करना शुरू करेंगे। ओके, सो व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली? इसकी डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताई हुई है। सो मुंतहा कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? मुंतहा। सर जी वो जी जी, ये वो आगे। सर क्लियर नहीं है। सर आप बताएं। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग क्योंकि मैं बता देता हूँ क्योंकि एग्जाम भी मैंने देना है कल को। तो कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली, इन कॉस्ट अकाउंटिंग वी रिकॉर्ड कॉस्ट ट्रांजैक्शंस। एंड कॉस्ट ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट मीन्स द वैल्यू ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेस। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी किसी भी किस्म का रिसोर्स यूज कर रहे हैं, वो रिसोर्स आप जितना भी यूज करते हैं वो आपकी कॉस्ट बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल है, वो एक रिसोर्स है, उसको आप जितना यूज करेंगे वो आपकी कॉस्ट बनती जाएगी। ठीक है। और ये हम रिसोर्सेज को क्यों यूज करते हैं? हम ये इन रिसोर्सेज को यूज करते हैं ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन कर सकें, so that we can deliver products or services to our customers. तो कॉस्ट बेसिकली द वैल्यू ऑफ द कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। आप अपने रिसोर्सेज को जितना ज्यादा यूज करते हैं उतनी ज्यादा आपकी कॉस्ट आती है, इतनी ज्यादा कॉस्ट पड़ती है। आपने 5 किलोग्राम्स रॉ मटेरियल यूज किया, हर किलोग्राम की कॉस्ट थी $1। सो 5 into 1, $5 जो है ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी। किस चीज की? कि आपने रॉ मटेरियल कितना यूज किया। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली is a systematic way or is a art of recording, analyzing, summarizing cost transactions and report to managers। ये कॉस्ट ट्रांजैक्शंस जो हम रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं, समराइज करते हैं, फिर इन कॉस्ट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड समराइजिंग के बाद हम अपने मैनेजर्स को रिपोर्ट करते हैं। और मैनेजर्स इस इंफॉर्मेशन का क्या करता है मुंतहा? सर डिसीजन मेकिंग कंट्रोलिंग और ये सारा सिस्टम करते डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग एंड ये व्हाट इज ये? नहीं, डिसीजन मेकिंग कंट्रोलिंग और प्लानिंग शायद। प्लानिंग, वेरी गुड, तीन बिल्कुल ठीक है। या 3 रोल्स होते हैं मैनेजर्स के जिसके लिए वो इस इंफॉर्मेशन को यूज करता है: प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो एक बंदा ये पूछ सकता है कि फिर कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग या मैनेजरियल अकाउंटिंग में क्या फर्क है? कॉस्ट अकाउंटिंग का रोल यहाँ तक होता है कि आपकी जो कॉस्ट ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं एंड समराइज कर रहे हैं, दैट्स इट। फिर जब समराइजेशन के बाद जब आप उसको रिपोर्ट करते हैं मैनेजर्स को, और मैनेजर्स उसको यूज करते हैं प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग, तो समरी के बाद रिपोर्टिंग फेज, इसको बेसिकली हम कहते हैं मैनेजरियल अकाउंटिंग। मैनेजरियल अकाउंटिंग भी कहते हैं या मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी कहते हैं। सो फॉर आप ये कह सकते हैं कि
कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये एक ही सब्जेक्ट है। कॉस्ट अकाउंटिंग उसका बेसिक लेवल है, जब उसमें आप एडवांस लेवल पे जाते हैं तो वो मैनेजरियल अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग बन जाती है। जैसे MA1 में आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, MA2 में फिर हम ज्यादा फोकस करेंगे मैनेजरियल अकाउंटिंग में। टेक्निक्स यही होंगी कॉस्ट अकाउंटिंग वाली, बट उसको हम देखेंगे कि हाउ मैनेजर्स कैन यूज दैट इंफॉर्मेशन इन प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। पर्सपेक्टिव जो है फिर वो मैनेजरियल अकाउंटिंग का हो जाएगा। क्लियर विद दिस इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट डी? सर एक हमने चैप्टर 1 में ही टर्म यूज किया था कॉस्ट यूनिट का, जी, वो उसका मतलब क्या है? ओके। कॉस्ट यूनिट बेसिकली क्या मतलब है? कॉस्ट यूनिट ये कि कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट या सर्विस जिसको आप अपनी कॉस्ट एलोकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाएगी? वो बनाएगी आईफोन्स फॉर एग्जाम्पल। तो एक आईफोन जो है, ऑब्वियसली वो सेलिंग प्राइस तब तक नहीं निकाल सकते जब तक उनको उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ना मालूम, उसमें डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा, डायरेक्ट लेबर कितना लगा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कितने थे, नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कितने थे। तो वो क्या करेंगे, वो एक आईफोन लेंगे, उस जितनी उनकी कॉस्ट आएंगी वो सब उस आईफोन को एलोकेट करेंगे। तो एप्पल कंपनी के लिए आईफोन जो है दिस विल बी अ कॉस्ट यूनिट। ठीक है। फिर इसी तरह एप्पल कंपनी मैकबुक्स भी बना रही है, तो वो भी उनका कॉस्ट यूनिट हो सकता है। ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट जिसको वो अपनी सारी की सारी कॉस्ट एलोकेट करते हैं और फिर अपने कस्टमर को सेल करते हैं, दैट वुड बी कॉल्ड कॉस्ट यूनिट। होटल में कॉस्ट यूनिट क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल होटल में ये लोग रूम ऑफर करते हैं रेंट के लिए अपने कस्टमर्स को या अपने ट्रैवलर्स को। तो उसमें क्या होगा कि रूम पर रूम उनकी कॉस्ट कितनी आ रही है, वो उनके लिए कॉस्ट यूनिट हो जाएगा। ठीक है। या इसके अलावा और भी कंपनी आप देख लो, आइसक्रीम फैक्ट्री है तो वो आइसक्रीम बना रही है, तो वो आइसक्रीम जो उसका प्रोडक्ट है वो एक कॉस्ट यूनिट हो जाएगा, एंड सो ऑन। क्लियर विद दिस थिंग? यस सर। ओके। फिर एक टर्म होती है कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट मींस कि जब हम कॉस्ट एलोकेशन कर लेते हैं अपने कॉस्ट यूनिट या प्रोडक्ट को देख के, फिर उसकी जो टोटल कॉस्ट हमने एलोकेट की होती है उसको हम टोटल करते हैं, दैट व्हाट वी से कॉस्ट पर यूनिट। सो कॉस्ट यूनिट वो प्रोडक्ट होता है, कॉस्ट पर यूनिट जो उस प्रोडक्ट पे या कॉस्ट यूनिट पे कॉस्ट आई होती है। ऑलराइट, क्लियर विद दिस थिंग? यस। ओके। नेक्स्ट चैप्टर 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 6 में हम दो चीजें देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल्स। ऑब्वियसली हमने देखा है कि रॉ मटेरियल्स या इन्वेंट्री जो है वो किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट का एक इंटेग्रल पार्ट होती है। सो रॉ मटेरियल हम देखेंगे कैसे हम ऑर्डर करते हैं, कैसे हम मैनेज करते हैं, ऑर्डर कैसे करते हैं, ऑर्डर का साइज कितना होना चाहिए, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हमें कितना रॉ मटेरियल बाय करना है, और फिर अबव ऑल कि इस सारे मटेरियल की हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं, कैसे रिकॉर्ड करना है जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी रॉ मटेरियल या इन्वेंट्री से रिलेटेड। फिर दूसरा पार्ट है चैप्टर का लेबर कॉस्ट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं लेबर कॉस्ट में। मुश्किल नहीं है, बहुत इजी एंड इंटरेस्टिंग है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ओके, सो लेबर कॉस्ट क्या है कि आपका जो डायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट लेबर होता है, तो आपका डायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट लेबर, तो इसको जब आप हायर करते हैं तो उसकी भी कॉस्ट आती हैं ऑब्वियसली। तो कितनी कॉस्ट है आपकी डायरेक्ट लेबर की और इनडायरेक्ट लेबर की, उन कॉस्ट को कैसे आप कैलकुलेट करते हैं या उनको रिकॉर्ड कैसे करते हैं या उनकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में दो जो प्रोडक्ट कॉस्ट के इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, इनके बारे में इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर, इनके बारे में जितनी भी कॉस्टिंग हम करते हैं वो हम सीखेंगे। एक फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट कॉस्ट का। अक्सर प्रोडक्ट कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? सर याद नहीं। ओके, एंड मुंतहा? सर याद नहीं। ओहो, अच्छा, ये बड़ी खतरनाक बात है, आप लोगों को याद रहना चाहिए क्योंकि हमने तो इसी इसी कोर्स में ही पढ़ा हुआ है, और ये काफी बेसिक चीजें हैं तो इनको भूलना नहीं है क्योंकि ये रिपीट होती रहेंगी बार बार। ओके, प्रोडक्ट कॉस्ट का फॉर्मूला अच्छा है। हाँ, याद जी, आ गया।
डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर वाला था, राइट? हाँ जी, डायरेक्ट लेबर एंड कौन था? डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ओवरहेड्स। वेरी गुड, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ओवरहेड, बस खत्म। तो इन तीनों का जब आप ऐड करते या हैं नॉन तो मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है प्रोडक्ट कॉस्ट। सही बात है। तो हम बेसिकली इसी प्रोडक्ट कॉस्ट को ज्यादा डिटेल में देखने लगे हैं। डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर ये हम चैप्टर 6 में भी यहाँ पर देखेंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड्स की जब हम बात करते हैं तो आपको याद होगा कि दो कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, एक होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड दूसरा होता है मार्जिनल कॉस्टिंग। तो ये दोनों जो है फिर हम चैप्टर 7 में जाके इसको और डिटेल में देखेंगे। और फिर ये प्रोडक्ट कॉस्ट निकालने के बहुत सारे डिफरेंट कॉस्टिंग सिस्टम्स होते हैं। कॉस्टिंग सिस्टम्स क्या होते हैं? कॉस्टिंग सिस्टम्स कोई भी सिस्टम होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करने में। उसमें एक सिस्टम का नाम है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, एक का नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग, एक है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड सो ऑन। तो ये जितने भी कॉस्टिंग सिस्टम्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करने में, ये फिर कॉस्टिंग सिस्टम्स हम पढ़ेंगे जाके चैप्टर नंबर 8 में। सो 6, 7 एंड 8 विल गो अराउंड द सेम प्रोडक्ट कॉस्ट फॉर्मूला। ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है, जो हम पढ़ के आएंगे उन्हीं की हम फर्दर एक्सपेंशन करेंगे, उन्हीं टॉपिक्स को हम फर्दर एक्सपेंड करेंगे। सो ये 6, 7 एंड 8 तीनों चैप्टर्स का यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। एंड जो आखिरी दो चैप्टर हैं 9 एंड 10 वो फिर एक्सेल स्प्रेडशीट्स हैं, वो कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। क्लियर विद चैप्टर 6 ओवरव्यू? यस सर। यस सर। ओके, देन टॉपिक लिस्ट। टॉपिक लिस्ट को हम दो चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से यहां तक ये आपकी मटेरियल की अकाउंटिंग है, एंड सेकंड पार्ट यहां से यहां तक है जो आपकी लेबर की अकाउंटिंग है। तो इसमें बहुत सारी चीजें मटेरियल में हम पढ़ेंगे, जैसे टाइप्स ऑफ मटेरियल कौन कौन से हो सकती हैं, जब आपने इन्वेंट्री ऑर्डर करनी होती है तो वो टेक्निक कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे आप फाइंड आउट करते हैं कि कितनी इन्वेंट्री हमने ऑर्डर करनी है, अकाउंटिंग कैसे करते हैं, डबल एंट्री या टी अकाउंट्स वगैरह मटेरियल के कैसे बनते हैं। इसकी अकाउंटिंग जो है या डबल एंट्री जो है कॉस्ट अकाउंटिंग में, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से बहुत ज़्यादा इजी होती है। इसमें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती डेबिट एंड क्रेडिट की, वो भी एक्सप्लेन करूंगा। और उसके बाद फिर हम लेबर की कॉस्टिंग के बारे में बात करेंगे कि लेबर की रेम्यूनरेशन मेथड क्या क्या हो सकते हैं, किन तरीकों से हम लेबर को पे करते हैं, एक लेबर की कॉस्ट अगर हमने निकालनी है पर आवर या पर प्रोडक्ट तो वो कैसे निकालेंगे, ग्रॉस पे क्या होती है, किस किस्म की डिडक्शंस होती हैं, नेट पे क्या होती हैं, और लेबर की अकाउंटिंग क्या होती है। तो ये सारा हम सेकंड फेज, इस चैप्टर के सेकंड फेज में देखेंगे। तो काफी ये हम कह सकते हैं चैप्टर 6 जो है ये सबसे MA1 का सबसे लंबा चैप्टर है एंड ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर विद दिस टॉपिक लिस्ट? जी यस सर। सर।